Hi friends, this is C. Ashwini Rastogi. So let us discuss tax audit, section 44AB. आपको अपना टैक्स ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 3C A या फॉर्म 3C B के साथ फॉर्म 3C DB में बिफोर 30 सितंबर तक अपलोड कराना है और वो ऑडिट हो जाना चाहिए और 31 अक्टूबर तक आपको ITR फाइल करनी। हो सकता है वो आप ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग करें, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग करें, तो हम टैक्स ऑडिट के प्रोविजन आपके लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस डिस्कस कि कब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। 5 केस में एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, तो ये 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर 10 करोड़ मान ली जाएगी अगर आपकी 95% बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केस हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कैश पेमेंट और कैश रिसीट 5% से कम है, इसका मतलब है 95% आप बिजनेस बैंकिंग माध्यम से करते हैं, तो आपकी टर्नओवर 10 करोड़ मान ली जाएगी। 10 करोड़ से कम पे ऑडिट नहीं कराना। सेकंड पॉइंट, आप प्रोफेशनल हैं, आपकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तब आपको टैक्स ऑडिट कराना है। थर्ड वन, आप 44AE के प्रोविजन से बाहर आ गए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, या 44B या 44BBB के प्रोविजन से बाहर आ गए। दैट मीन्स कि आपके 10 से ज्यादा आप पे ट्रक हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, और आप उनका प्रॉफिट स्पेसिफाइड प्रॉफिट से कम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस वाले केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना है। डी क्लाउज है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, 44 ADA के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट नहीं डिक्लेयर करते, 50% उससे कम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तब आप टैक्स ऑडिट करा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, 44 AD का क्लॉज 4 का वायलेशन किया आपने। इट मींस कि आपको नॉर्मल टर्नओवर का 8% आप प्रॉफिट दिखाते थे, या अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी 6% प्रॉफिट दिखाते थे, तो ये प्रोविजन के आपको 44 AD में 5 साल रहना था, और आपने लास्ट ईयर ब्रेक कर दी ये चेन, तो आपको नेक्स्ट ईयर टैक्स ऑडिट कराना है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी है, क्योंकि आपने 44 AD का क्लॉज 4 का वायलेशन किया है। तो आइए क्विकली ये समझ लेते हैं 44 AD क्या है। अगर आप, ये क्लॉज नॉट विद इन स्टैंडिंग से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है आप जरूरी नहीं है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाएं, आप नॉर्मली अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके बिना 44 AD के प्रोविजन के आप अपनी बिजनेस चला सकते हैं, और आपको वहां पर 44 AD का क्लॉज 4 भी ब्रेक नहीं होगा। आपको ऑडिट कब कराना है? जब 1 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है, और अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है तो वो 10 करोड़ की लिमिट हो गई। तो इसका मतलब है, अगर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है और मैं सिंपल 8% प्रॉफिट दिखाता हूं, या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केस में 6% दिखाता हूं, तो मैं यहां पर मेरे पे हमारे पे लिमिट हो जाएगी 3 करोड़। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो 3 करोड़ की, अदरवाइज 2 करोड़ ही रहेगी 44 AD में। इसी तरीके से 44 ADA में मेरी लिमिट 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी जाएगी, 75 लाख हो जाएगी। अगर मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूं, तो मेरी टर्नओवर 75 लाख देखी जाएगी, और मुझे 50% ट्रांजैक्शन के लिए केवल 50% प्रॉफिट दिखाना है। तो टैक्स ऑडिट कब करना है? 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट होना चाहिए। आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एड CA करना होगा अपने पोर्टल में, और उसके बाद CA उसमें अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट फाइल करेगा। तो उस रिपोर्ट में हो सकता है कि आप कंपनी है, तो वहां पर फॉर्म जाएगा 3CA, क्योंकि अदर एक्ट में उसका ऑडिट हो रहा है, कंपनी एक्ट में ऑडिट हो रहा है। या हो सकता है कंपनी है और उसका अदर एक्ट में ऑडिट नहीं हो रहा, या मतलब चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, तो वहां पर 3CB जाएगा। तो इस तरीके से आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंगेज करना है, इंगेजमेंट लेटर साइन होगा। CA हो सकता है कुछ क्वालिफिकेशन डाले, क्योंकि वो आपके यहाँ फॉलो नहीं हो रही हैं, तो ये भी हम क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कस करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, और उन क्वालिफिकेशन से ना आए, आपको क्या चीज़ मेंटेन करनी है। तो आप क्या होगा अगर हम ऑडिट नहीं कराते हैं? तो भाई साहब 271 कैपिटल B में 1.5% की पेनल्टी लगेगी, 1.5% और 1,50,000 विच एवर इज लेस। क्या ये सीमा 30 सितंबर है ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए भी? नो। अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग TP रिपोर्ट भी सबमिट करनी है फॉर्म 3CEB में, तो उस वाले केस में ये आपकी ITR की ड्यू डेट 30 नवंबर हो जाती है, और उससे 1 महीना पहले आपको
टीपी ऑडिट सबमिट करना होता है सेक्शन 92E में। तो यहाँ पर भी आप टैक्स ऑडिट 31 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं केवल टीपी के केस में, अदरवाइज तो 30 सितंबर ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल की लास्ट डेट है। तो भाई साहब क्लाउस बाय क्लाउस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस साल में क्या चेंज है? एक एमएसएमई का शोर मचा पड़ा है पूरे सारे अक्रॉस प्रोफेशनल्स में कि एमएसएमई को हमने पेमेंट करी, हमारे एमएसएमई क्रिएटर खड़े हैं और हमने विद इन 45 डेज नहीं पेमेंट करी, तो ये सेक्शन 43B सब क्लाउज एज क्या है? तो मैं यहाँ जानकारी देता हूँ। 1 अप्रैल 2023 से अमेंडमेंट आई थी एमएसएमई में, जो ये वाले फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है, और फर्स्ट टाइम टैक्स ऑडिट में 22 सेकंड पॉइंट अमेंड किया गया है फॉर्म 3CD में। यहाँ पर हमें ये रिपोर्टिंग करनी है कि कौन से क्रेडिटर को आपने 45 दिन से ज़्यादा पे पेमेंट करी। दैट मीन्स उनका एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे ही अलाउ होगा। अगर आपने एक्चुअल पेमेंट नहीं करी तो हम एक्यूरल बेसिस पे अलाउ नहीं करेंगे। तो 43B में नॉर्मली वो जो प्रोविज़न होते थे, जीएसटी का पेबल होता था या कोई भी पीएफ ईएसआई की लायबिलिटी होती थी, तो वो भी हमारी एक्चुअल पेमेंट पे बेसिस पे अलाउ होती थी। और उसमें ये था कि 31 मार्च तक की कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसके लिए हम आईटीआर की ड्यू डेट तक का भी पेमेंट कंसीडर कर लेते थे। बट एमएसएमई का आने से क्या हुआ, जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं या स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, मीडियम इंटरप्राइजेज में कवर नहीं है, तो वो उद्योग आधार उन पर रजिस्ट्रेशन है, उद्यम में वो रजिस्टर्ड है। तो हम कैसे पता करें कि वो उद्यम में रजिस्टर्ड है कि नहीं है? पहली बात तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे कहीं पे भी पैन नंबर से कोई सर्च डाटाबेस अवेलेबल नहीं है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अपने क्लाइंट से एक लेटर के माध्यम से सारे क्रेडिटर से कंफर्म करना है कि किन किन पे उद्यम रजिस्ट्रेशन है। फिर आपके दो तरीके की कैटेगरी हो गई कि कौन से क्रेडिटर एमएसएमई के हैं, कौन से क्रेडिटर अदर देन एमएसएमई। जो शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट का है, यहाँ पर भी रिपोर्टिंग क्रेडिटर की एमएसएमई अदर देन एमएसएमई रिपोर्टिंग होती है। एमएसएमई का जो भी पेबल होता है उनको हमें इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होता है। तो नोट्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वहाँ पर प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है कि कितना एमएसएमई को पेबल है, उसका इंटरेस्ट पोर्शन कितना है। तो उससे रिलेटेड हमें 43BH में टैक्स ऑडिट करते समय ये बात का भी ध्यान रखना है कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को अगर कोई पेबल है, उसका 45 डेज में पेमेंट नहीं हुआ, या सपोज 15 फरवरी का कोई बिल है, 31 मार्च तक पेमेंट नहीं हुआ और 1 अप्रैल में पेमेंट हुआ, क्योंकि उसकी एक्चुअल पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हुई है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हुई है, तो यहाँ अलाउ नेक्स्ट ईयर में होगा, 31 मार्च 24 एंडेड वाले साल में नहीं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है टैक्स ऑडिट। और जब आप कंपनी ऑडिट कर रहे हैं तो इस बार तो एक और विशेष ध्यान रखना है कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, वो चेक करें क्या इसमें एडिट एनेबल फीचर है कि नहीं है। लेट सपोज कि अगर आपकी ऑडिट ट्रेल नहीं निकल रही, आपकी जो अकाउंटिंग एंट्री हो रही है आपकी कंपनी की, वो बैक डेटेड एंट्री भी पॉसिबिलिटी है और उसमें कोई ऑडिट ट्रेल नहीं निकल रही, तो आपको अपनी मेन कंपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसको भी डिस्क्लोज करना है कि अकाउंटिंग फीचर में एडिट फीचर नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने ये हाथ क्या डिस्कस कर लिया। तो हम आइए दोस्तों ये डिस्कस कर लेते हैं क्लाउज बाय क्लाउज कि क्या हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टैक्स ऑडिट को लेकर। तो पहली बात तो टैक्स ऑडिटर को एक एंगेजमेंट लेटर साइन कराना है जिसमें मैनेजमेंट की और टैक्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको गाइडेंस नोट का, आईसीएआई का गाइडेंस नोट है, उसमें कोई भी पॉइंट है कि टर्नओवर कैसे डिफाइन की हुई है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है उसको रेफर करना है। आप उससे अगर वायलेट नहीं कर सकते हैं, अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको आप क्वालिफिकेशन आप पॉइंट में दीजिए, 3CA में या 3CB में आप अपनी क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ थी, इसके लिए हमारा ये मत है। आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसे 700 का ख्याल रखना है कि टैक्स ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है टैक्स ऑडिटर
के कुछ डिफरेंट व्यू हो और मैनेजमेंट का कुछ डिफरेंट व्यू हो, तो वो आपको बिल्कुल क्लियरली इस्टेब्लिश कर देना है, क्वालिफाई कर देना है, बोले तो मॉडिफाइड रिपोर्ट यहाँ पर देनी है। कंपनी का अगर नेम चेंज हुआ है तो 31 मार्च को जो नेम है वो ही दिखाना है कि 31 मार्च को ये नेम है, ये पैन कार्ड चेंज हुआ है। जितने भी रजिस्ट्रेशन है, चाहे जीएसटी के ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया बेसिस पे जितने रजिस्ट्रेशन है, कोई आपका पीएफ ईएसआई में रजिस्ट्रेशन है, उनका भी रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको क्लाउज नंबर 4 में दिखाना है। क्लाउज नंबर 8 में आपको प्रोवाइजो डालते समय या टैक्स ऑडिट का कौन सा क्लाउज एप्लीकेबल हो रहा है, ए बी सी डी ई, ये विशेष ध्यान रखना है। और ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपनी का टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 44 ए भी एप्लीकेबल होगा। थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 44 ए बी। बिजनेस एक्टिविटी आपकी वही होनी चाहिए जो कर रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि आप पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एप्लीकेबल होते हैं। आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का भी ऑडिट कर रहे हैं तो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। वहां पर आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंटिटी डिफाइन करनी होती है। लेवल 1 एंटिटी पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। इसी प्रकार लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंटिटी पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसकी भी लिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन से नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। इसी प्रकार जब आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो आईसीडीआर का आपको डिस्क्लोजर देना है। अगर आईसीडीआर के अकॉर्डिंग आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट आपको 13 क्लाउज में देना है। तो आईसीडीआर क्या है? इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, जो इनकम टैक्स ने, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एमसीए ने निकाले हुए हैं, ऐसी इनकम टैक्स ने आईसीडीआर निकाले हुए हैं। यहाँ पर भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और टेंजिबल फिक्स असेट, प्रोविज़न, एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड आपको आईसीडीआर का इफेक्ट निकालना है कि भाई आईसीडीआर के अकॉर्डिंग हमारा क्या वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री आ रही है और एज पर कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या वैल्यूशन इन्वेंट्री आ रही है। कंपनी हो सकता है कोई लीफो या वेटेड एवरेज फॉलो कर रही हो, बट आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 145A में आपका जो वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री है, मेथड ऑफ वैल्यूशन है, वो फीफो के अकॉर्डिंग क्या है, और अगर उसमें कुछ डेविएशन है, चेंज है, तो वो आपको रिपोर्ट करना है क्लाउज नंबर 13 में कि इससे इफेक्ट क्या आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी बिजनेस एक्टिविटी में भी कोई चेंज हो रहा है तो क्लाउज 10B में रिपोर्ट करना है। आप पार्टनरशिप एंटिटी हैं, 4 पार्टनर लास्ट ईयर थे, कुछ हो सकता है एक पार्टनर छोड़ गया या कोई दूसरा पार्टनर का एडिशन हो गया, तो इसका भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिपोर्ट करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या प्रिस्क्राइब्ड हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्या कंपनी ने मेंटेन करी हैं और क्या एज ए टैक्स ऑडिटर आपने एग्जामिन करी हैं, ये प्रॉपर आपको डिस्क्लोजर देना है कि कैश बुक है कि नहीं है, जर्नल है कि नहीं है, ये क्या क्या मेंटेन करा हुआ है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट है ही नहीं और तो मेंटेन भी नहीं करे हुए हैं तो आप एग्जामिन क्या करेंगे। तो इस तरीके से आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग हो सकता है कंपनी का मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, और तो आपको एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी है। बट क्या है, कुछ फर्म हैं, सीए फर्म है, वो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोविज़न का ध्यान रखना है कि ये प्रोविज़न तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। और मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम में आपको जितने भी 31 मार्च के प्रोविज़न है, सारी नोन लायबिलिटी को अकाउंट फॉर करना है। तो इस तरीके से अगर कोई भी डेविएशन आती है, कोई क्लोजिंग स्टॉक में डेविएशन आती है, तो उसको आपको डेविएशन का इफेक्ट अपने टैक्स ऑडिट में इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसके अलावा टैक्स ऑडिट में ये भी है क्लाउज 31A कि कौन से लोन आपने टेकिंग किए। इस तरीके से क्लाउज 31C कौन से लोन इस बार रीपेड हुए, रीपेमेंट हुआ, तो उनका भी डिस्क्लोजर करना है कि नेम ऑफ पार्टी कौन सी हैं जिनसे आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है और उनका पैन नंबर क्या है, कितना लोन आपने बोरोइंग करी है ड्यूरिंग द ईयर और कितना रीपेड किया है, ठीक है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी है, इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है, प्रॉपर वर्किंग बनती है।
और 43B के प्रोविज़न तो हमें बहुत विशेष प्रकार से ख्याल रखना है कि 31 मार्च की अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, चाहे बोनस है, वो आपका ITR ड्यू डेट तक पे हो जाना चाहिए और उस पे एज ए ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर आपको अपना सर्टिफिकेट ले लेना है कि बोनस का पेमेंट टाइमली हो गया। कोई भी PF है उसका टाइमली मंथली पेमेंट होता है, अगर मंथली पेमेंट नहीं होता तो उसकी भी डिसअलाउंसेस बनती है और जो उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो भी डीम्ड इनकम माना जाता है 224 क्लाउज 10 में। क्योंकि टैक्स ऑडिट हो गया तो इसलिए हो सकता है आपकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से अबव है, तो इस वाले केस में परचेज पे भी TDS एप्लीकेबल होता है 194Q में और 0.10% आपको TDS डिडक्ट करना है, ये आपको भी चेक करना है। जो भी TDS डिडक्ट हुआ है और जो शॉर्ट डिडक्ट हुआ है या नॉट डिडक्टेड है वो आपको प्रॉपर 34A क्लॉज में रिपोर्ट करना है। मेरा विश्वास मानिए, टैक्स ऑडिट बहुत कम्बर्सन जॉब है और हमें टैक्स ऑडिट फाइल करते समय एक एक क्लॉज को बहुत बारीकी से अध्ययन करना होगा और इंस्टीट्यूट का ICAI गाइडेंस नोट को प्रॉपरली रीड करना होगा। मगर मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूँ कि आज आप प्रोफेशनल्स का टैक्स ऑडिट रिव्यू कमेटी एक एक टैक्स ऑडिट को रिव्यू कर रही है। इनकम टैक्स में आप जो टैक्स ऑडिट अपलोड कर रहे हैं, SSC अप्रूव कर रहा है अपने डिजिटल सिग्नेचर से, तो वो इनकम टैक्स CA इंस्टीट्यूट को भेज रही है कि ये टैक्स ऑडिट अपलोड हुआ है, काइंडली इसको रिव्यू करिए। CA इंस्टीट्यूट का भी अपना क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, तो वो टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कुछ सेलेक्टेड बेसिस पे टैक्स ऑडिट रिव्यू करे जाते हैं, तो उनको क्वेश्चन किया जाता है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करे। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन का बहुत विशेष ख्याल रखना है कि प्रॉपर एंगेजमेंट लेटर हो और उनका MRL हो, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर हो, हर एक का सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हो। आप MSME में क्या क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, क्या आपने चेकिंग किया MSME की, आपके सारे क्रेडिटर आपने MSME वेरीफाई कर लिए कि नहीं कर लिए। तो ये बहुत अब की बार बहुत बड़ा टास्क है, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, हो सकता है आपको इससे रिलेटेड मैं एक काफ़ी डिटेल में इस डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अपने नोट्स अपलोड करूं और वो आपको यूज़फुल हो। तो इस तरीके से आप मेरा चैनल लाइक कीजिए और मैं आपको इस तरीके से इनपुट देता रहूँगा। थैंक यू।